हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ पर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो निम्न प्रकार से है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है का को हिंदी, पहाड़ी और जयपुरी और भोजपुरी भाषा के लिए रखा गया है। ठीक है। इसके बाद आता है दा पंजाबी और लहंदा के लिए रखा है इन्होंने। जो है जो सिंधी और कच्छी के लिए रखा है। और नो गुजराती के लिए है। और एक है एर है बंगाली, उड़िया और असमिया के लिए। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना या अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है अपभ्रंश में दिया है इन्होंने सौरसेनी मध्यवर्ती। तो इसमें जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसके बाद आती है मागधी पूर्वीय। इसमें आती हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। इसके बाद है अर्धमागधी या मध्य पूर्वीय। ठीक है। इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। और अगली है महाराष्ट्री दक्षिणी, जिसके अंतर्गत आती है मराठी। और एक और है ब्राचड़ या पैसाची पश्चिमोत्तरी। इसके अंतर्गत आती है सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। यहाँ पर जो डॉक्टर हरदेव बाहरी जी हैं, इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। ठीक है। हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग। हिंदी वर्ग में है मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी। ठीक है। हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और ये सभी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो। ठीक है। और हिंदीतर में आती हैं उत्तरी नेपाली, पश्चिमी में आती है पंजाबी, सिंधी और गुजराती, दक्षिणी में आती हैं सिंहली और मराठी, और पूर्वी में आती हैं उड़िया, बंगला, असमिया। ठीक है। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। यहाँ पर जो प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, इनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहले सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। ठीक है। जो सिंधी शब्द है, इसका जो संबंध है वो किससे बताया है? संस्कृत से बताया है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। ठीक है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं। इन 5 बोलियों में आती हैं बिचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। सिंधी की अपनी लिपि का नाम है लंडा। ठीक है। सिंधी भाषा की जो अपनी लिपि है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लंडा। किंतु यह गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर यह गुरुमुखी में भी लिखी जाती है और फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। ठीक है। लहंदा का जो शब्दगत अर्थ है वो है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी, पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी। ठीक है। ये सब नाम किसके हैं? लहंदा भाषा के। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि है, जो है लंडा। ठीक है। जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। ठीक है। जो कश्मीर की जो लिपि है शारदा लिपि, उसकी क्या है? ये एक उपशाखा है। ठीक है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। ठीक है।
पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाया। ठीक है, पंजाबी की जो पहली जो लिपि थी वो क्या थी? लंडा थी, और इसी को गुरु अंगद ने गुरुमुखी बनाया है। ठीक है, पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी और राठी। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। ठीक है, गुर्जर जमा त्रा, गुर्जरता, और इससे बनी गुजरात। ठीक है, गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसमें सिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। जो गुजराती भाषा है इसमें क्या है, इस लिपि में जो इनकी कैथी लिपि है इसमें क्या है, सिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोस्टी, महारी। ठीक है, और मराठी की अपनी लिपि है देवनागरी। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो मराठी लिपि है इसकी क्या है, मराठी की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं, मोड़ी लिपि का। ठीक है, बंगला संस्कृत शब्द बंग जमा आल प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा। ठीक है, जो नवीन यूरोपीय विचारधारा है इसका जो सर्वप्रथम या सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा वो बंगला भाषा पे पड़ा है। ठीक है, बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये किससे विकसित हुई है? देवनागरी से। और असमिया असम प्रदेश की भाषा है। ठीक है, असमिया कहाँ की भाषा है? असम की, जो कि नाम से ही पहचानी जाती है। ठीक है, इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। ठीक है, इसकी क्या है जो मुख्य बोली है वो है विष्णुपुरिया। असमी की अपनी लिपि है बंगला। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़िया ओडिशा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली है गंजामी, संभलपुरी, भत्री आदि। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, उड़िया की जो लिपि क्या है वो ब्राह्मी है, लेकिन मिलती जुलती किससे है? बंगला से है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी का अर्थ क्या है। ठीक है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्न मत प्रचलित हैं। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिन यानी कि नष्ट करना, जमा टू यानी कि दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे। दूसरा दिया गया है यहाँ पर शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन जमा दुष्ट जमा डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दूष्यति। यानी कि इसके कोई ठोस तथ्य नहीं मिले हैं, इसलिए यह कल्पना प्रसूत है। ठीक है, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशित चूर्णी में प्रथम बार मिलता है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो हिंदू शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग 7वीं सदी के जो अंतिम चरण के ग्रंथ थे निशित चूर्णी, इसमें पहली बार मिला है। ठीक है, हिंदू शब्द फारसी है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।